is yours. All right, so recording has started. Now let's see आज के क्लास में क्या देखना है. So we'll start with locomotion movement. So let me start the screen share and चलिए. Okay, so आपका chapter that is going to be locomotion and movement. फटाफट इसके बीच में डिफरेंस बता दो. व्हाट डू यू नो लोकोमोशन मूवमेंट? हैंड रेज करके जल्दी से डिफरेंस बताइए ताकि हम आगे बढ़ सके. जल्दी बताइए. पुनीत बताइए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन मूवमेंट? मूवमेंट में बॉडी की पोजीशन वगैरह चेंज करते हैं और लोकोमोशन में प्लेस, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं. राइट, बिल्कुल सही. सो अगर मैं लोकेशन की बात करूं यहाँ पे, तो अगर मैं एक पॉइंट ए पे खड़ा हूं और अगर मैं चल के जाता हूँ पॉइंट बी की तरफ, सो दैट बिकम्स माय लोकोमोशन, जहां मैंने अपनी पूरी बॉडी को लाइक डिस्प्लेस करा दिया एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की तरफ. सो दैट विल बी माय लोकोमोशन ओवर हियर. तो ये बनता है मेरा यहाँ पे लोकोमोशन, राइट. बट अगर मैं यहाँ पे बैठे बैठे अगर आपने यहाँ पे हैंड मूव कर रहा हूँ, पैर मूव कर रहा हूँ, राइट, गर्दन मूव कर रहा हूँ, सो दैट इज माय मूवमेंट. So that is, you should know that locomotion movement are like two separate things. Locomotion में the complete body is moving from place A to place B. So point A से point B में अगर आपकी पूरी body जा रही है, which can be done with the animals and with some microscopic organisms as well, वो अपना locomotion show कर सकते हैं, right? But movement is something which can be shown by plant as well. So plants, animals, हर कोई आपके यहाँ पे movement show कर सकता है. तो आप मुझे बताइए, plants movement show कर सकते हैं. तो what kind of movement we are talking about over here? किस type of movement plant show करते हैं? प्लांट्स की अगर मैं बारे में बात करूं तो प्लांट्स लोकोमोशन तो शो नहीं करते हैं. लोकोमोशन शो कर रहे होते तो गाय आती तो उठ के भाग जाते हैं वहां से, बट लोकोमोशन वो लोग शो नहीं करते, वहां पे बैठे रहते हैं, राइट. लेकिन प्लांट्स मूवमेंट शो करते हैं. सो व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर? किस टाइप के मूवमेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? बताइए. फोटोट्रॉपिज्म, राइट, बिल्कुल सही. सो वी कैन डिस्कस समथिंग लाइक माय फोटोट्रॉपिज्म. So phototropism is something shown by the plants. That means your plants will start moving towards the sunlight, right? So that's one of the example of the movement. उसके साथ साथ you can find sometimes plants are also going to show movement towards the water or towards your soil, towards the gravity. That is also going to be a movement over there, right? But plants locomotion यहाँ पे आपका show नहीं करेंगे, ठीक है. अब जब हम बात करते हैं locomotion या movement humans के context में, तो ये दोनों करने के लिए you need to have muscles. तो इस चैप्टर के अंदर आप जो डिटेल में यहाँ पे समझोगे वो आपका रहेगा द स्टोरी ऑफ योर मसल्स, द स्टोरी ऑफ योर मसल्स एंड स्टोरी ऑफ योर स्केलेटल सिस्टम. स्टोरी ऑफ योर मसल्स एंड स्टोरी ऑफ योर स्केलेटल सिस्टम इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन दिस चैप्टर. तो अगर मैं अपने यहाँ पे हाथ मूव कर रहा हूँ तो बेसिकली मेरे मसल्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसके साथ साथ मेरा यहाँ पे बोन्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व है. So bones, muscles are working in coordination to make that movement happen. Even अगर मैं locomotion भी show करता हूँ तो मेरे यहाँ पे muscles और मेरे bones यहाँ पे involve हो रहे हैं and then the movement is happening and the locomotion is happening over there. तो यहाँ पे हम बात करेंगे इस चैप्टर में, हम जो डिटेल में समझेंगे that will be a story of the muscles, how the muscles are going to work and about the skeletal system. तो ये चीजें को आज हमने इस क्लास के अंदर समझना है, लाइक इस चैप्टर में हम इसे समझेंगे, राइट. तो यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई है. दैट मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट, एनिमल एग्जिबिट वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट. ये आप यहाँ पे देख सकते हो. मूवमेंट ऑफ द सीलिया, फ्लैजेला, टेंटिकल्स आर शोन बाय मेनी ऑर्गेनिजम्स. आपके मूवमेंट आप यहाँ पे शो करते हैं. आप जानते हो सीलिया क्या होता है, फ्लैजेला क्या होता है, यू नो ऑल दोस थिंग्स. अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ तो ह्यूमंस अपने लिम्स को मूव कर सकते हैं. जैसे मैं यहाँ पे हैंड मूव कर रहा हूँ, आपके जॉ का मूवमेंट आपका हो सकता है, आईलिड्स आपके मूव किए जा सकते हैं, टंग आपकी मूव की जा सकती है. सो दीस आर ऑल माय मूवमेंट, राइट. बट अगर कोई मूवमेंट ऐसी है जिसकी वजह से आपका पोजीशन चेंज हो रहा है, some of the movement result in a change of a place or location, such voluntary movement is called as my locomotion. So locomotion हम लोग शो कर सकते हैं, बाकी के एनिमल शो कर सकते हैं, प्लांट शो नहीं कर सकते, बट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर गोइंग टू शो द लोकोमोशन, राइट. लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कौन से हो जाते हैं? पैरामेशियम की अगर मैं बात करूंगा तो पैरामेशियम में आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे सीलिया. सो पैरामेशियम में यहाँ पर सीलिया जिसके थ्रू पानी में पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा सकता है. हाइड्रा याद करिए, हाइड्रा के अंदर मिलता है देखने के लिए आप यहाँ पे टेंटिकल, जिनके थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह पानी में जा सकता है. बाय द वे मेरा हाइड्रा कौन से फाइलम के अंदर आएगा? इन विच फाइलम द हाइड्रा विल कम? निडेरिया या सिलेंट्रेटा or the like, yeah, same thing in which we'll find the hydra is going to come. Now
ये हमने यहाँ पे देख लिया. नाउ लेट्स ट्राई टॉक अबाउट द बेसिक थिंग्स. फटाफट हम यहाँ पे देख लेते हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हो मूवमेंट और लोकेशन का यहाँ पे पिक्चर बना के रखा हुआ है. यू कैन वेरी क्लियरली सी यहाँ पे आपका हो रहा है फोटोट्रॉपिज्म. यहाँ पे आपका फोटोट्रॉपिज्म हो रहा है. ठीक है. अब जब आप यहाँ पे फोटोट्रॉपिज्म हो रहा होगा तो एक चीज आप यहाँ पे दिमाग में बिठाओ कि ये करने के लिए कौन सा हार्मोन यहाँ पे इन्वॉल्व होगा. ऑक्सीजन. ऑक्सीजन. ऑक्सीजन आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होगा आपका फोटोट्रॉपिज्म यहाँ पे शो करने के लिए. ठीक है. लेकिन जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे लोकोमोशन की तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे आदमी आपका भाग रहा है. यू कैन सी द पर्सन इज रनिंग ओवर हियर, राइट. सो दैट्स गोइंग टू बी लोकोमोशन इन दिस. ठीक है. अब आप मुझे बताइए, आपको मैं अगर ऐसा बोलूं कि ये जो आदमी है ये आपका भाग रहा है और इसके भागने का रीजन है इसके पीछे भालू पड़ चुका है. समझे, इसके पीछे अगर भालू पड़ चुका है, अगर ये भाग रहा है तो मुझे बताइए आपकी बॉडी में कौन सी नर्व्स अभी एक्टिव होंगी. विच नर्व्स विल बी एक्टिव राइट नाउ इन द बॉडी. सर पैरा. ठीक. नहीं गलत बोल दिया, गलत आ गया. दो ही नर्व्स होती है उसमें से भी पैरासिम्पैथेटिक तो नहीं होती. कौन सी होगी. सिंपैथेटिक नर्व्स. कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, आप सबको ये सब पढ़ाया था आपको. यस सर. अरे बाकी लोगों को याद आ रहा है नहीं आ रहा. सिंपैथेटिक नर्व्स आर द वन व्हिच आर गोइंग टू ब्रिंग यू इन एक्साइटेड स्टेट. यही आपकी नर्व्स जो आपके हार्ट पे जाके बोलती है कि चलिए हार्ट बीट बढ़ाइए. कुछ याद आ रहा है नहीं आ रहा. आ रहा है सर. ऐसे रिएक्शन मत दो आप लोग कि नहीं याद आ रहा. और कौन सा हार्मोन बॉडी में रिलीज होगा. एड्रेनालिन. राइट. तो ये हार्मोन मेरे बॉडी के अंदर रिलीज किया जाएगा और ये मेरे जो मेरे नर्व्स होंगे ये नर्व्स मेरे लाइक दे आर द नर्व्स व्हिच विल बिकम लाइक एक्टिव एंड दीस नर्व्स विल सेंड द इंपल्स टू द हार्ट ताकि आपका हार्ट बीट वहां पे बढ़े एंड आपकी हार्ट का कार्डियक आउटपुट भी आपका वहां पे बढ़े. राइट. सो ये आपका सब कंडीशन आपका होता है व्हेन यू आर इन स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट. तो ये भूलना नहीं है आपने. सिंपैथेटिक नर्व्स विल ब्रिंग यू इन एक्साइटेड स्टेट और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स विल ब्रिंग यू इन द रिलैक्स स्टेट. सो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आपको रिलैक्स स्टेट में लेके आते हैं. तो ये चीज आपको क्लियर कट हमेशा याद रखनी है. ठीक है. तो यहाँ पे आपको लोकेशन होते हुए दिख रहा है एंड यू कैन सी द मूवमेंट हैपनिंग ओवर हियर. नाउ टाइप्स ऑफ मूवमेंट यहाँ पे बात करते हैं जल्दी जल्दी. ये आवा अमाबिडल, सिलेरी एंड मस्कुलर. अमाबिडल में क्या मिलेगा आपको यहाँ पे योर अमीबा जैसे आपको मूवमेंट शो करता है. तो आपने देखा होगा कि अमीबा आपका यहाँ पे शो कर रहा है मूवमेंट वाया सूडोपोडिया. ये टर्म से आप लोग वाकिफ हैं, आपने पहले भी ये टर्म देखा है. सो दिस इज शोइंग द मूवमेंट वाया सूडोपोडिया. राइट. तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्मिक जो फ्लूइड है आपका यहाँ पे वो आपका पुश किया जा रहा है एंड यू आर फाइंडिंग इसका यहाँ पे शेप चेंज होगा और ये जो आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो आपके यहाँ बन रही है इसकी मदद से वो अपना यहाँ पे मूवमेंट शो करेगा. अगर आपको याद हो तो ये सूडोपोडिया फॉर्मेशन हमने एक सेल के अंदर देखा था जिसका नाम क्या था जो हमारा इम्यून सेल का पार्ट बन जाता है. मैक्रोफेज. मैक्रोफेजेस. सो मैक्रोफेज बेटा आपका वो सेल होता है विच इज ऑल्सो नोन टू शो द सूडोपोडिया बना के ये अपना मूवमेंट शो करता था. ठीक है. सो मैक्रोफेजेस भी याद रखना है यहाँ पे जो आपके मोनोसाइट्स में से बनते हैं. दे आर ऑल्सो नोन टू शो द सूडोपोडिया फॉर्मेशन. तो अगर मैं यहाँ पे एक मैक्रोफेज अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पे सो अगर इसको आगे बढ़ना होगा सो अगेन व्हाट इट विल डू, इट विल मेक द सूडोपोडिया. ये अपना सूडोपोडिया बना के ऐसे लाइक लंबे लंबे आर्म्स वाला सूडोपोडिया बना के ये अपना ट्रैवल करेगा. सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. ठीक है. अब अगर आपको याद हो तो मैक्रोफेज तो आपका एक सेल है, इम्यून सेल का पार्ट है. इसके अलावा एक और सेल होता है विच कैन शो द फैगोसाइटोसिस. मैक्रोफेज के अलावा एक और कौन सा सेल था जो आपका शो करता था फैगोसाइटोसिस. बताइए याद करके थोड़ा. कौन है जिसको याद रहती है चीजें. क्या बेटा याद नहीं रहती आप लोग को चीजें. ल्यूकोसाइट्स. नहीं. सो आई एम जस्ट कंपेयरिंग दिस बैच एंड बैच 1. बैच 1 में तो फटाफट आंसर आ रहे थे, फटाफट लाइक कट थ्रोट वहां पे आंसर आ रहे थे बैक टू बैक. रिपीट करना क्वेश्चन. एंड हियर यू आर. क्या बैच 2 तुम लोग क्या करते हो. क्वेश्चन समझ आया मेरा. क्या क्वेश्चन क्या था आपके डब्ल्यूसी के अंदर. क्या लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. 2 सेल के नाम बताओ जो शो करते हैं आपका फैगोसाइटोसिस. न्यूट्रोफिल्स. हाँ, न्यू लिखने के बाद मोनोसाइट्स. So neutrophils and monocytes and neutrophils are macrophages are the one which show the phagocytosis. ये दो मेरे सेल होते हैं जो कॉमनली शो करते हैं आपका phagocytosis. ये neutrophils हो गए, macrophage हो गए या मेरे अमीबा हो गए, इन दोनों में कॉमन यही है, they can show the phagocytosis. राइट. जाके सीधा जाके चीजों को एंगल्फ कर सकते हैं. ठीक है.
तो ये आपसे एक्सपेक्टेड था आंसर, बट आपके एंड से आया नहीं, बट आई होप ये आपको याद होगा। ये मेरे इवन मेरे वो WC है जिनका अमाउंट सबसे ज्यादा रहता है ब्लड के अंदर, देयर अमाउंट विल बी द हाईएस्ट इन द ब्लड, सो दैट इज गोइंग टू बी आवर न्यूट्रोफिल्स, राइट। So that is something you'll get to see. That's my amorbidal movement, जहाँ पे आप सूडोपोडिया बना के अपना मूवमेंट यहाँ पे शो करते हो, अमीबा शो करते हो, और आपके कुछ मैंने यहाँ पे सेल्स बता दिए जो आपने यहाँ पे amorbidal मूवमेंट आपने यहाँ पे शो करेंगे। Then you have a ciliary और flagellary मूवमेंट। इसको भी हमें ज्यादा डिटेल में नहीं समझना, इतना याद रखना है कि ये मुझे बॉडी में कहाँ देखने के लिए मिल जाता है। उसके पहले याद रखना कि अगर मैं सिलेरी मूवमेंट की बात करता हूँ तो cilia are generally going to be much more shorter than the flagella. They are very much shorter than the फ्लैजेला। फ्लैजेला ये बहुत ज्यादा यहाँ पे शॉर्ट होता है, ठीक है। फ्लैजेला आपका काफी इलोंगेटेड होता है, काफी लंबा होता है, राइट, एंड मच मोर लार्जर इन साइज कंपेयर्ड टू माय सीलिया, राइट। अगर मैं सीलिया की बात करता हूं तो आप मुझे बताइए ह्यूमन बॉडी के अंदर मुझे सीलिया कहाँ मिल जाएगा? ट्रेकिया एंड फ्लोपियन ट्यूब। बिल्कुल सही, यू विल हैव योर ट्राइकिया एंड योर फेलोपियन ट्यूब एंड योर फेलोपियन ट्यूब। यहाँ पे आपको मिलता था आपका सीलिया, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे आपको एक एपिथेलियम मिलता है, एंड दैट एपिथेलियम वाज कॉल्ड एज माय ciliated columnar epithelium. Ciliated columnar epithelium. और ट्राइकिया में जो आपका सीलिया होता है, ब्रोंकियल्स में जो मेरा सीलिया होता है, उसका काम क्या होता है? ट्रैकिया में म्यूकस पुश करता है और फिलोपियन ट्यूब में ट्राइकिया में म्यूकस पुश कहाँ किया जाता है? ऊपर की साइड से, अपर टुवर्ड्स द फेरिंग्स, राइट, सो वहां पे वो पुश किया जाएगा। एंड फिलोपियन ट्यूब के अंदर ओव्यूल को ले आता सर, ओव्यूल के तरह, लाइक ओवा को पुश करोगे आप टुवर्ड्स द यूट्रस, आप उसे पुश करते हो, सो दैट इज व्हाट दे विल बी डूइंग। तो यहाँ पे आपको सीलिया मिलेगा देखने के लिए। बाकी अगर आप स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को अगर आप देखते हो, वहां पे आपका पैरामीशियम हो गया, राइट, दे विल हैव द सीलिया ऑन देयर बॉडी, जो वो यूज करते फॉर द लोकोमोशन पर्पस के लिए, राइट। तो उनके पास तो वैसे ही आपको पैरामीशियम मिल जाएगा, या कई दूसरे आपके प्रोटोजोन्स होते हैं जिनके अंदर आपको सीलिया मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। बट ह्यूमन बॉडी में आपको ये दो लोकेशन में आपको मिलता है आपका सीलिया, यू कैन सी ओवर देयर। अगर मैं बात करता हूँ फ्लैजेला के बारे में, so flagella is generally larger and you can find them in some protozoans, so some of the protozoans can have a flagella, तो प्रोटोजोन्स के अंदर आपको फ्लैजेला मिलेगा। और ह्यूमंस के अंदर मुझे फ्लैजेला कहाँ मिल जाएगा? स्पर्म सेल। सो ह्यूमंस के अंदर मुझे फ्लैजेला मिलेगा इन द स्पर्म सेल के अंदर मुझे फ्लैजेला मिल जाता है, राइट। अगेन यूज फॉर द लोकोमोशन पर्पस के लिए आपका फ्लैजेला यहाँ पे यूज किया जा सकता है। सो दैट इज समथिंग यू ऑलरेडी नो, आई थिंक वी डोंट हैव टू स्पेंड मोर टाइम ऑन दैट। इतना बता सकता हूँ आपको यहाँ पे एक एडिशनल चीज की सीलिया जो आपका होता है, ये जब आपका मूव करता है, इट मूव्स लाइक अ रोइंग बोट। तो जब आप बोट को रो करते हो, अगर आपने कभी किसी को बोट चलाते हुए देखा होगा या खुद से चलाई होगी, तो जब आप रोइंग कर रहे होते हो ना, जो आपको मूवमेंट हो रहा होता है ना, वो आपके स्लैब का, वो जो आपका जो स्टिक होती है उसका जो मूवमेंट हो रहा होता है, वैसा ही मूवमेंट आपको सीलिया के अंदर आपको देखने के लिए वहां पे मिलेगा। बट अगर मैं फ्लैजेला की बात करता हूँ तो फ्लैजेला का मूवमेंट इट्स लाइक अ प्रोपेलर, वो गोल गोल घूम रहा होता है और उसके वजह से वो आइक आपको वहां पे मूव करेगा। So it's more like a propeller type of motion seen in the flagella and by rowing like a movement shown by the cilia. ये इतना सिग्निफिकेंट है नहीं इन टर्म्स ऑफ नीट, आपको याद रखना है कि इनकी लोकेशंस कहाँ पे आती है। हाँ, उसके ऊपर बेस क्वेश्चन आपका बिल्कुल आ सकता है, सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन यू हैव अ मस्कुलर मूवमेंट। तो मसल्स को हम यहाँ पे देखेंगे, मसल्स में मूवमेंट आपका कैसा होता है, हाउ द मसल्स आर गोइंग टू मूव, हाउ दे आर गोइंग टू डू देयर जॉब। सो मसल्स के बारे में याद रखना दैट muscles are going to work in coordination with skeletal system sometimes वो independently काम कर सकती है। तो यही चीज अभी हम यहाँ पे सीखेंगे। So now let's talk about muscles in detail. So muscles जो आपके होते हैं, they have originated from the mesodermal tissue. याद रखना आपके मसल्स जो हैं वो बने हैं आपके mesodermal tissue से, या mesodermal origin है उनका वहां पे। So आप जानते हो you also have a 3 germ layer, ectoderm, mesoderm, endoderm। तो मसल्स आपके mesoderm से आपके बन के आते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी में 40 से 50% जो आपका बॉडी वेट है, इट इज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय योर मसल्स। आपका 40 से 50% जो आपका वेट होता है, दैट इज बीन बिकॉज ऑफ योर मसल्स। एंड मसल्स हैव 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। दे शो एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट डू मीन बाय एक्साइटेबिलिटी। देखो होता क्या है ना कि अगर मैं अपना यहाँ पे हाथ मूव कर रहा हूँ, अगर मैं अपने हाथों से वेव बना रहा हूँ, तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरे ब्रेन से नर्व इंपल्स जा रहा है
मेरे ब्रेन से नर्व इम्पल्स जा रहा है मेरे मसल तक, और मेरे नर्व इम्पल्स को मसल्स ले रहे हैं। जो नर्व इम्पल्स जो मेरा पहुंचता है ब्रेन तक, जो मेरा नर्व इम्पल्स ब्रेन से जा रहा है मेरे मसल तक, वो मसल्स उस नर्व इम्पल्स को रिसीव करते हैं, एंड आफ्टर टेकिंग द स्टिमुलस वो मेरा मसल मूव करता है। तो अगर मैं यहाँ से अगर आप एक बॉल फेंकता हूँ अपने घर के बाहर या खिड़की के बाहर, तो व्हाट इज हैपनिंग, मेरे ब्रेन ने सिग्नल दिया ना उसे, तो ब्रेन से नर्व इम्पल्स गए मेरे मसल्स तक, उन्होंने वहां पे सिग्नल भेजा मसल को, मसल ने वो सिग्नल लिया, तो उसे हम कहते हैं दे टेक अप द स्टिमुलस। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ एक्साइटेबिलिटी मतलब दे कैन टेक अप द स्टिमुलस, राइट, दे टेक द स्टिमुलस। ठीक है, उन्होंने स्टिमुलस को लिया और फिर उन्होंने रिएक्ट किया। कैसे रिएक्ट किया, मेरे हाथ ऊपर उठे एंड देन आई थ्रू द बॉल आउटसाइड द विंडो, राइट। सो मेरा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है बाय टेकिंग अप द स्टिमुलस। ठीक है, तो आप सिंपल याद रख सकते हैं यहाँ पे कि मसल्स इंपल्स को ले सकते हैं, राइट, वो इंपल्स को ले सकते हैं और फिर वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट वी कॉल देम एज अ एक्साइटेबिलिटी। सो मसल्स आर गोइंग टू शो द एक्साइटेबिलिटी। एग्जांपल के थ्रू भी याद होगे तभी आपको याद रह जाएगा। देन द सेकंड थिंग इज गोइंग टू बी योर कॉन्ट्रैक्टिलिटी। मसल्स हैव द पोटेंशियल टू कॉन्ट्रैक्ट। आपके मसल्स आराम से आपके कॉन्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द ट्रेट ऑफ द मसल्स। अब कॉन्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर आप अपने मसल्स को ऐसे फ्लेक्स करते हो ना जिम में जाने के बाद, सो दैट्स आल्सो कॉन्ट्रैक्शन, वो भी आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहे हो। या फिर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लेट्स से आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपका फूड पाइप से आपका खाना नीचे जाएगा एंड देन इट विल गो इनटू द स्टमक। तो फूड पाइप क्या करती है, फूड पाइप कॉन्ट्रैक्ट करती है रिदमिक तरीके से ताकि आपका खाना नीचे तक आ जाए आपके स्टमक के अंदर। एक बार खाना स्टमक में आ गया, स्टमक से आपका खाना जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर, स्टमक से आपका खाना जाएगा आपका इंटेस्टाइन के अंदर। तो जब खाना आपका इंटेस्टाइन के अंदर जा रहा होता है तो वो कौन भेजता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। सो मसल्स वहां पे आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिदमिक तरीके से, और आपका खाना स्टमक से जाता है इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वो आपका खाना जाता है। सो देयर आल्सो यू कैन फाइंड कॉन्ट्रैक्शन इज हैपनिंग ओवर देयर, राइट। उसके अलावा आपने हार्ट पढ़ा है, हार्ट में आपने देखा ही है कि अब आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तभी तो आपका ब्लड पंप किया जाता है थ्रू आउट द बॉडी। सो कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज वन ऑफ द वेरी कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द मसल। क्या ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. देन यू हैव द एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी में आपको यहाँ पे क्या होगा कि याद रखना कि मसल्स अपने आप को यहाँ पे स्ट्रेच कर सकते हैं, मसल्स अपने आप को यहाँ पे स्ट्रेच कर सकते हैं, दे कैन बी स्ट्रेच्ड। उनके एक लिमिट तक उनको आप वहां पे स्ट्रेच कर सकते हो। और इसलिए तो आप जब जिम जाते हो, जब आप वर्कआउट करते हो, तो व्हाट एक्चुअली हैपन, आप अपने मसल को एक्सटेंड कर रहे होते हो, आप उन्हें स्ट्रेच कर रहे होते हो, राइट। उसके वजह से ही आपका मसल ग्रोथ भी आपका होता है। ठीक है, सो मसल चाहे ना दे हैव अ पोटेंशियल, उनकी ये प्रॉपर्टी कि उनको आप स्ट्रेच कर सकते हो एक सर्टेन लिमिट तक। हाँ, अगर लिमिट से ज्यादा अगर आप स्ट्रेच करोगे तो फिर आपके मसल डैमेज हो सकते हैं, बट एक लिमिट तक उनको स्ट्रेच किया जा सकता है। और इसका फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि यू कैन डू द पावरफुल वर्क ओवर देयर, यू कैन डू ऑल द काइंड ऑफ मस्कुलर वर्क यू कैन डू ओवर देयर। सारे आपके काम वहां पे आपके आराम से किए जा सकते हैं। सो यू शुड नो दैट योर मसल्स हैव अ पोटेंशियल टू अंडरटेक द स्ट्रेचिंग, तो उनको आप स्ट्रेच कर सकते हो। ठीक है, तो ये याद रखना दैट व्हेन वी से एक्सटेंसिबिलिटी, दैट मींस मसल्स कैन अंडरगो स्ट्रेचिंग, दे कैन बी इजीली, आप उन्हें यहाँ पे आप स्ट्रेच कर सकते हो। आफ्टर दैट यू विल बी फाइंडिंग दे विल शो द इलास्टिसिटी, आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। सो जो भी आप स्ट्रेच कर रहे हो मसल को, इट कैन रीगेन द नॉर्मल पोजीशन। एक बार आपने उसे स्ट्रेच कर लिया, लेकिन जब आपने कॉन्ट्रैक्शन करना बंद कर दिया, वो रीगेन करता है अपना नॉर्मल पोजीशन, तो उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी। तो आप जितना भी उसे स्ट्रेच करो मसल को, एक बार आप उसे यूज नहीं कर रहे हैं, जब आप उसे यूज नहीं कर रहे होते हो, सो इट कैन रीगेन द ओरिजिनल पोजीशन, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का सिंपल मतलब ये होता है कि आपने समझो रबर है, रबर को आपने उसे खींचा, जब उसे छोड़ा तो वापस नॉर्मल पोजीशन में आ गया, वो सेम चीज आपके मसल के साथ होती है। तो आप उसे एक्सटेंड कर सकते हो, बट आफ्टर यूजिंग द मसल, जब उसे आप यूज नहीं करोगे, इट कैन रीगेन द नॉर्मल पोजीशन। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मसल्स, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। एक्साइटेबिलिटी, ability of the muscle to respond. Contractility, ability of the muscle to contract and shorten in size. So contract करने की property जो होती है उसे हम कहते हैं contractility. Extensibility, ability of the muscle to stretch. Stretch कर सकते हो एक certain limit तक, आप muscle को stretch कर सकते हो, वो आपको एक leverage देता है कि आप काम कर सको, एक extended level of आप काम कर सको अपने muscle को use करके. And elasticity is going to be ability of the muscles to return to original length after stretching. ठीक है, so ability of the muscle to return to original length after stretching. तो एक stretching करने के बाद जब वो वापस normal ओरिजिनल लेंथ पे आता है, उसे हम कहते हैं यहाँ पे इलास्टिसिटी। तो ये आपको कोई डिफाइन करने के लिए कभी कोई बोलेगा नहीं, बट आपको एक 4 प्रॉपर्टी याद रखनी है। दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ माय मसल्स, और ये सारे मसल्स के लिए लागू होती है।
स्केलेटल मसल हो गया, कार्डियक मसल हो गया, या आपका स्मूथ मसल हो गया। चाहे कोई भी मसल आपका हो, चाहे वो इंटेस्टाइन में हो, हार्ट में हो, या आपके आर्म्स में हो, ऑल मसल्स विल हैव ऑल दोस फोर प्रॉपर्टीज ओवर हियर। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, हाँ sir. जी सर। Yes, sir. बाकी लड़कियों को ये सारी चीजें समझ आ रही है? ऑल द गर्ल्स ओवर हियर, क्या ये चीजें आपको समझ आ रही है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा है, अच्छा थम्स अप आता है आप लोगों का। ओके, ऑलराइट, ठीक है। मैं तो डर गया 2 मिनट के लिए कि क्या हो रहा है। So this is something you have to know. So ये बात आपको यहाँ पे आ रही है। These are the basic things. Like these are the things like you already know few things. Like ये आपके लिए नया हो सकता है, but बाकी चीजें हम like already आप जानते हो. This is something we have done, right? Now, so these are the things about the muscles, right? Now let's do one thing, types of muscle. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके muscles के type क्या होते हैं। अगर आपको याद हो तो ये टॉपिक हमने किया था चैप्टर 7 के अंदर। चैप्टर 7 जो आपका था, जहाँ पे हम लोग कॉकरोच के बारे में बात करते थे और चीजों के बारे में बात करते थे, वहां पे हमने ये टॉपिक पढ़ा था एक बार। आई होप आप लोग को ये याद हुआ, थोड़ा थोड़ा तो आपको ये याद होना चाहिए, याद है राइट? सो लेट्स सी कितना आपको यहाँ पे याद आता है। सो लेट्स स्टार्ट विद माय स्केलेटल मसल। तो आप मुझे बताइए स्केलेटल मसल के ट्रेट हैंड रेज करके क्या होती है प्रॉपर्टीज मेरे स्केलेटल मसल्स की। बताइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माय स्केलेटल मसल। चलिए बताइए, लेट्स सी हाउ मच यू रिमेम्बर। अरे वरुण, सर पूछ लो। एक ही प्रॉपर्टी बताना वरुण, बोलो स्केलेटल मसल की एक प्रॉपर्टी बताओ। सर मसल्स अटैच होते हैं सर ये बोन के साथ। ठीक है, राइट। सो मसल्स ओवर हियर आर गोइंग टू अटैच टू द बोन। सो मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स। ठीक है, वेरी गुड। सी आप बताइए एक और प्रॉपर्टी बताइए मसल्स की, स्केलेटल मसल्स की। Sir, skeletal muscle are, sir, voluntary muscle. बहुत बढ़िया, दे आर गोइंग टू बी माय वॉलेंटरी मसल्स। सो ये मेरे होते हैं यहाँ पे वॉलेंटरी मसल्स। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इन मसल्स को मैं अपने विश के हिसाब से यूज कर सकता हूँ। तो अगर मैं अपने यहाँ पे हैंड मूव कर रहा हूँ, सो दे आर माय स्केलेटल मसल्स, और मैं यूज कर रहा हूँ, मेरे वॉलेंटरी कंट्रोल कर रहा हूँ मैं उन्हें, राइट? सो आई कैन कंट्रोल दोस मसल्स। सो दिस इज व्हाई यू कैन आल्सो कॉल देम एज वॉलेंटरी मसल्स। बिल्कुल सही। अभिषेक और बताइए और क्या ट्रेट्स हो सकते हैं इसके अंदर? सर इसमें स्टेटिएशन होती है सर। राइट, यू विल फाइंड स्ट्रेटिएशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। सो स्ट्रेटिएशन इज सीन। सो आपको यहाँ पे स्ट्रेटिएशन, दैट मींस आपका बैंडिंग पैटर्न आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के। तो अगर आप इन मसल्स को अगर आप देखते हो, इफ यू ऑब्जर्व दिस स्केलेटल मसल्स, तो आपको यहाँ पे बैंडिंग पैटर्न आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो यू गेट टू सी सच बैंड्स ओवर देयर, कैन बी वेरी क्लियरली सीन ओवर देयर, राइट? सो दीस आर गोइंग टू शो द स्ट्रेटिएशन। बिल्कुल सही, राइट। हिम्मत सिंह और बताइए क्या हो सकता है इसके अंदर, और एक और ट्रेट बताइए। सर फटीग होती है ये। राइट, स्केलेटल मसल अंडरगो फटीग। बिल्कुल सी बात है, दे कैन अंडरगो फटीग, दे कैन अंडरगो फटीग। क्या बात है, वेरी गुड। अक्षरा बताइए और क्या हो सकता है? Sir, they are multinucleated. वेरी गुड, दे आर गोइंग टू बी मल्टी न्यूक्लिएटेड। सो दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो ये आपके यहाँ पे होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो ये आपके होंगे यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड, आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर? एनीथिंग एल्स एनीवन वांट टू शेयर? तो सिलिंड्रिकल शेप, पेरिफेरल न्यूक्लियस। सिलिंड्रिकल शेप क्या होता है ठीक सर? है, सिलेंड्रिकल शेप। ओके, सिलेंड्रिकल शेप। Rapid contraction. वापस बोलिए। पेरिफेरल कॉन्ट्रैक्शन वाला न्यूक्लियस। अरे रुक जाओ 2 मिनट, कॉन्ट्रैक्शन वाली बात क्या बोली आपने? Sir, rapid contraction. रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, ओके, दैट इज समथिंग। ओके, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन मैं कह सकता हूँ। यस, आई कैन हैव अ फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन। जितना फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन इसमें होता है उतना किसी और में नहीं होता। फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन कैन बी सीन इन देम। यस, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने मुझे बताए यहाँ पे, व्हिच आर गोइंग टू बी वेरी ट्रू। नाउ लेट्स सी ओवर क्या लिखा हुआ है। Skeletal muscle are associated with the skeletal component of the body. Yes, they are striated appearances under the microscope. बिल्कुल वहां पे आपको स्ट्रेटिएशन देखने के लिए आपको मिल जाएगा। They are also known as my striated muscles. They are under voluntary control. उसको आप consciously control कर सकते हो, and that's why they are called as my voluntary muscles. And they are going to be multinucleated. ये आपके muscles आपके यहाँ पे होते हैं multinucleated. उसके लिए एक term use करते हैं, that is my syncytium. तो याद रखना, अगर आपके muscles
या कोई भी अगर आपका सेल होता है जो मल्टी न्यूक्लियेटेड हो, if you have any kind of animal, if you have any kind of animal having any kind of cell which is going to be multinucleated, then उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सिंसेशियम। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंसेशियम टर्म यूज करते हैं फॉर द मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दीज आर द फ्यू ट्रेट्स ऑफ माय स्केलेटल मसल्स, और जिनकी वजह से आप अपना लाइक भागम दौड़ी कर सकते हो, यू कैन डू ऑल दोस थिंग्स, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर स्मूथ मसल्स। लेट्स मूव ऑन टू योर स्मूथ मसल्स। तो चलिए स्मूथ मसल्स की बात करते हैं। तो स्मूथ मसल्स के कैरेक्टर क्या होते हैं, हैंड रेज करना पड़ेगा आपको इसके बताने के लिए। पुनीत बताइए स्मूथ मसल्स। इनवॉलंटरी इन नेचर। पहली चीज आपने बताई यहाँ पे, दे आर गोइंग टू बी इनवॉलंटरी इन नेचर, ठीक है। बताइए अक्षरा। Non-stated. No stratiation is seen, so no stratiation will be observed. So स्ट्रेटिएशन आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही। आपको यहाँ पे बिल्कुल वो स्मूथ होते हैं, क्लियर होते हैं, आपको यहाँ पे स्ट्रेटिएशन मिलेगा देखने के लिए, यहाँ पे आपको नहीं। एक और चीज में कोई बताएगा मुझे, सी आप बताइए और कुछ इसके अंदर। बताइए हिम्मत सिंह, बोलिए। यूनिन्यूक्लिएटेड। राइट, दे आर गोइंग टू बी यूनिन्यूक्लिएटेड एंड दे विल बी हैविंग अ स्पिंडल शेप। तो इसमें आपको मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे स्पिंडल शेप। So they will be spindle shaped and they will be uninucleated. They are always going to be uninucleated. So they not undergo fatigue. They do not undergo fatigue, ठीक है। No fatigue in them. Right? So ये सारे आपके प्रॉपर्टीज यहाँ पे हो जाते हैं आपके स्मूथ मसल के। अब मुझे बताइए आप लोग हैंड रेज करके कि स्मूथ मसल मुझे मिलेंगे कहाँ पे, Where I can find a smooth muscle? अरे रुक जाओ, हैंड रेज करना है सबने। अश्वानी बताइए कहाँ मिलेंगे मुझे स्मूथ मसल। सर ब्लड वेसल, स्टमक और इंटेस्टाइन में। Right, you can find them in the blood vessels. You can find them in the stomach. You can find them in the intestine. Very good बेटा, ये सब आपको याद है, बहुत अच्छी बात है ये तो। I'm quite taken back. चलो वेरी गुड। ब्लड वेसल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सब के अंदर आपके यहाँ पे स्मूथ मसल्स आपको देखने के लिए आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, राइट। दिस आर द लोकेशन वेयर वी विल गेट टू सी ऑल द स्मूथ मसल्स, ठीक है। एंड एज आई हैव टोल्ड यू, ये आपके वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं, सो दे विल बी कॉन्ट्रैक्टिंग ऑल बाय देमसेल्फ, राइट। सो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। एंड लेट्स सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सो लोकेटेड ऑन द इनर वॉल ऑफ द बॉडी लाइक द एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, आपको यहाँ पे देखने के लिए वो मिल जाएंगे। दे डू नॉट शो स्ट्रेटिएशन, दे आर स्पिंडल शेप्ड, their activities are not under the voluntary control of the nervous system. बिल्कुल यहाँ पे आपको नर्वस सिस्टम का कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा। they are called as by involuntary muscles. और याद रखना स्मूथ मसल को आप इवन कह सकते हो यहाँ पे एज अ विसरल मसल। तो कई बार आपके क्वेश्चन के अंदर इंस्टेड ऑफ स्मूथ मसल वहां पे विसरल मसल लिखा होगा, सो दैट्स द सेम थिंग। स्मूथ मसल, विसरल मसल आर ऑलवेज गोइंग टू बी सेम थिंग। तो ये बात हमेशा आप यहाँ पे याद रखना। सो दीज आर द मसल्स एंड दीज आर द लोकेशन वेयर वी विल गेट टू सी देम, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे यहाँ पे स्मूथ मसल स्पिंडल शेप वाले, एंड राइट हैंड साइड में यू कैन सी ऑल द स्केलेटल मसल्स यू कैन सी इन द पर्सन, आपको यहाँ पे क्लियरली आपको दिख जाएंगे। देन लेट्स टॉक अबाउट माय कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल की जब मैं बात करता हूँ, व्हेन आई डिस्कस कार्डियक मसल, तो अगेन ये तो हम पढ़ चुके हैं काफी अच्छे से, तो इसको लेकर तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। ये मसल्स मुझे मिलते हैं मेरे हार्ट के अंदर। सो कार्डियक मसल्स आर सीन इन द हार्ट, सो हार्ट मसल्स आर माय कार्डियक मसल्स। So heart muscles are my cardiac muscles. मुझे बताइए स्ट्रेटिएशन यहाँ पे होगा या नहीं होगा? यस सर, होगा सर। होगा Stratiation will be seen. Yes, sir. Stratiation is seen. Yes, is seen over. Stratiation आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। क्या ये वॉलंटरी होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं? सर इनवॉलंटरी Involuntary. नेचर, इनवॉलंटरी नेचर। इनवॉलंटरी मसल्स, बिल्कुल सी बात है, इनको आप खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके बर्थ के पहले से लेकर आपके डेथ तक ये लोग काम करेंगे विदाउट स्टॉपिंग, एंड दे आर गोइंग टू बी इनवॉलंटरी नेचर। और क्योंकि ये काम करते बिना किसी रुकावट के, देन आई कैन क्लियरली से दे डू नॉट अंडरगो फटीग। यस सर, यस दे डू नॉट अंडरगो फटीग।
राइट। इनके अंदर आप लाइक ये थकते नहीं है, But थ्रू लाइफ ये काम करते हैं, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे याद रखना, दिस वन थिंग यू शुड वेरी क्लियरली नो, राइट, एंड दैट इज गोइंग टू बी कि अगर आप इनको देखोगे लाइक दे आर लाइक ये जो सिलेंडर स्ट्रक्चर आपको मिलेगा यहाँ पे, वरुण, हाँ जी बता दीजिए, बोल दीजिए बेटा, बोल दीजिए बताइए, बोलिए। सर नहीं सर, इंटरकनेक्टेड ना बोल लो, हाँ बोल लो, हाँ क्या बताओ, बोलो, लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, आपकी परमिशन के साथ हम लिख लेते, बताइए, बोलिए। सर इंटरकनेक्टेड हाँ, वही समझा रहा था बेटा, मैं वही समझा रहा था। और भी कुछ होना हो तो बता दीजिए सर, बता दीजिए, एनीथिंग एल्स। सर सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है। So what will be happening over here now? When you see these cardiac muscles, what you will find? You will find a banding over there. You will find a banding between the cardiac muscles. So आपको यहाँ पे एक banding आपको मिलेगा देखने के लिए, right? यहाँ पे आपको banding मिलेगा देखने के लिए between the cardiac muscles, and that banding is nothing but my intercalated disc. उस banding को हम यहाँ पे बोलते हैं as a intercalated disc. ठीक है। That banding over here is called as my intercalated disc. अब ये एक बात हमेशा याद रखना कि जो मेरी intercalated disc है, इसका जनरली काम यहाँ पे ये होता है कि it actually helps in the smooth transmission of nerve impulse. ये जनरली आपको हेल्प इस तरीके से करेगा आपके हार्ट के अंदर कि it helps in the smooth and without any like resistance के जो nerve impulse transmission आपका यहाँ पे होता है, वो इसके थ्रू आपका यहाँ पे किया जा सकता है। तो actually help in the smooth nerve impulse transmission. So that is one thing you have to know. और ये इंटरकैलेटेड डिस्क आपको आपके सिर्फ कार्डियक मसल में ही आपको देखने के लिए आपको मिलेगी यहाँ पे, राइट, यू डोंट फाइंड देम एनीवेयर एल्स, ठीक है। स्ट्रेटिएशन आपको मिल जाए, आपको एक स्पेसिफिक बैंडिंग आपको यहाँ पे मिलेगा, दैट इज कॉल्ड माय इंटरकैलेटेड डिस्क, एंड रिमेनिंग ऑल थिंग आर बीन मेंशन्ड ओवर हियर। इतनी चीजें आपको याद रखनी इन टर्म्स ऑफ माय कार्डियक मसल। मसल कोई भी हो, याद रखना ओरिजिन इसका मेसोडर्मल यहाँ पे आपका होता है। अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है कि अगर आपके मसल को ब्लड सप्लाई करना हो, कार्डियक मसल को, तो कौन सी आर्टरी मेरी यहाँ पे मदद करती है? coronary artery. राइट, कोरोनरी आर्टरी इज द वन जो मेरे यहाँ पे मदद करेगी ब्लड सप्लाई करने के लिए मेरे कार्डियक मसल्स को, बिल्कुल सही। और अगर मेरी कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ तो उससे क्या होगा? उस कंडीशन को क्या कहते हैं जिसके अंदर आपका कोरोनरी आर्टरी के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, उस डिजीज को क्या बोलते हैं? angina pectoris. एंजिना पेक्टोरिस नहीं, वो तो गलत बोल दिया आप लोगों ने। आर्थेरोस्क्लेरोसिस, याद करो हमने ये किया था, अगर आपके कोरोनरी आर्टरी के अंदर अगर आपका कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिशन होता है, देन आपका ब्लड फ्लो आपके हार्ट की तरफ आपका कम हो जाएगा, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज आर्थेरोस्क्लेरोसिस, जिसको हम इवन शॉर्ट में याद रखते हैं एज अ CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसको हम शॉर्ट में इवन याद रखते हैं एज अ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जहां पे आपका कोरोनरी आर्टरी के अंदर आपके यहाँ पे डिपॉजिशन आपके यहाँ पे हो रहा है, राइट। हाँ, आप ये कह सकते हो कि अगर किसी को आर्थेरोस्क्लेरोसिस है, then that can lead to angina pectoris, that can lead to a heart attack, that can lead to angina pectoris, but याद रखना अगर ये डिपोजिशन अगर आपके यहाँ पे होता है, that condition over there is called as atherosclerosis, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर आपके आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज होता है बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, और ये आर्टरी जा रही है मेरे ब्रेन तक, ये आर्टरी मेरी जा रही है ब्रेन की तरफ, और वहां पे हो गया कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, तो यहाँ पे क्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? हैंड रेज करके आंसर दोगे आप लोग। What will be the potential thing happening in that particular person? बताइए गणेश, what will happen over there? उसे स्ट्रोक का अटैक आ सकता है फ्यूचर में। अटैक आ सकता है, यस, और वो अटैक इसलिए आ रहा है बिकॉज यू आर फाइंडिंग लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स आर रीचिंग टू द ब्रेन, बिल्कुल सही, ठीक है। एक और कंडीशन मेरी यहाँ पे ये है कि अगर आपकी कोई भी आर्टरी ले लो, कोई भी बॉडी की आर्टरी ले लो, उसके अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल लग रहा है, कोलेस्ट्रॉल के साथ आपका वहां पे कैल्शियम पेक्टेट आपका वहां पे जाकर लग रहा है, कैल्शियम वहां पे आपका डिपॉजिट आपका हो रहा है आर्टरी के अंदर, तो इसके जैसे आर्टरी के प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस आते हैं एंड व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेस? तो ये बताइए हैंड रेज करके, व्हाट कैन बी द थिंग हैपनिंग ओवर देयर? बताइए अभिषेक, व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर देयर? सर हार्ड हो जाती है सर, और इसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है सर। राइट, आर्टरीज मेरी हार्ड हो चुकी है, उनकी इलास्टिसिटी वहां पे जा चुकी है, तो उससे क्या हो सकता है फिर? पोटेंशियली हो क्या सकता है फिर? सर वहाँ ब्रेक हो सकता है सर, रप्चर हो सकता है सर, वो रप्चर हो सकती है मेरी वहां पे आर्टरी, एंड द ब्लड कैन कम आउट एंड दैट कैन बी अ कंसर्न, राइट, वो आपको वहां पे हो सकता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज आर्टरियोस्क्लेरोसिस, सो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। सो दीस आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो, एंड आई होप बाकी सब लोगों को भी ये सब याद आ रहा है, ये सब हमने किया था बेटा, हमने ये सब चीजें क्लास में कर चुके हैं हम लोग, सो आई होप बाकी सारे बच्चों को भी ये सारी चीजें याद आ रही है थोड़ी थोड़ी, ये सब याद आ रहा है, ये सारी कंडीशंस हमने पढ़ी थी, क्या आप सबको ये सब याद आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर, यस सर। याद है सर।
जो लोग आंसर दे रहे वही यस बोल रहे, जो लोग आंसर नहीं दे रहे वो लोग लाइक आई डोंट नो वेयर दे आर. Accept. You should know all those things. They are like very, like we have done all those things in detail. So you should be able to remember all those things. ऐसे चुप मत बैठो, आंसर करो. Cardiac muscles. Cardiac muscles are the muscles of the heart. Cardiac muscle assemble in the branching pattern to form the, like many cardiac muscle assemble in the branching pattern to form the cardiac muscle. ठीक है. Based on appearance, cardiac muscle are going to show the striations. Striated muscle ये आपके होते हैं and they are going to be involuntary in nature. So these are the few things you already know. तो ये सब आप already आप वैसे भी आप जानते हो. So that is the story of my cardiac muscles. ठीक है. तो यहाँ पे हमने आ रहा है cardiac muscle हमने देख लिया. तो ये है आपके तीन टाइप के मसल्स, कार्डियक, स्मूथ एंड स्केलेटल मसल्स. अब आपकी जो स्टोरी यहाँ पे हम रन करेंगे, जो आप डिटेल में यहाँ पे सीखते हो इस चैप्टर के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी योर स्केलेटल मसल्स. दैट इज गोइंग टू बी स्केलेटल मसल्स और उनकी ही कहानी हम यहाँ पे डिटेल में समझते हैं. राइट, सो विल बी अंडरस्टैंडिंग देम इन डिटेल. तो क्वेश्चन है मेरे सामने, बट क्वेश्चन हम बाद में करते हैं. आई यूज द लास्ट 10 मिनट फॉर क्वेश्चन. मुझे एक चीज आपको यहाँ पे समझानी जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो किसकी का क्वेश्चन है? हिम्मत सिंह बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए. शेप क्या होती है कार्डियक मसल की? सिलेंड्रिकल. पता नहीं इन लोगों ने सिलेंड्रिकल, अच्छा लिखा नहीं था क्या मैंने? सिलेंड्रिकल. योर कार्डियक मसल्स आर गोइंग टू बी ऑल गोइंग टू बी सिलेंड्रिकल. with intercalated disc. Now let me come back over here. अब ये पिक्चर को आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा. अच्छा, ये पिक्चर समझने के पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा. ये आपके पुराने वाले चैप्टर में से एक मैंने पैराग्राफ यहाँ पे निकाला है. पैराग्राफ आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज अल्टीमेट मेथड करेक्शन फॉर द रेनल फेलियर. अगर रेनल फेलियर हो जाए तो आप किडनी ट्रांसप्लांटेशन आप वहां पे करा सकते हो. राइट, अ फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड इन अ ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर, preferably a close relative, to minimize the chances of rejection by immune system. अब ये बात मुझे यहाँ पे आपको समझानी है कि अगर आप किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराते हो तो आपको ध्यान रखना है कि जो डोनर है उसका और आपका ब्लड टाइप आपका मैच करे, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी आपकी मैच करे. अगर आपकी कंपैटिबिलिटी वहां पे मैच नहीं करती तो काफी लाइकली चांस है कि आपका इम्यून सिस्टम किडनी के ऊपर अटैक करेगा. और ये चीज हमने होते हुए देखी, हमने मतलब in the field of medicine you find that happening. So immune system, अगर आपका किडनी किसी दूर के रिश्तेदार का है या किसी ऐसे डोनर का है जिससे आपका रिलेशन नहीं है, राइट, so your immune system can actually attack your kidney, your transplanted kidney. और अगर ऐसा होता है then it can become a life threatening condition, right? It can attack your transplanted kidney. तो ये चीज आपको मैं ये बताना चाहता हूं यहाँ पे कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है ये हमेशा लाइक फॉरेन चीजों को लाइक अटैक करता है. बाहर से अगर आप कोई भी चीज ला रहे हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनिक क्यों ना, उसके ऊपर अटैक करेगा अनलेस एंड अनटिल आपकी अगर कंपेटेबिलिटी अगर आपकी काफी सेम हो तो. राइट, अगर कोई लाइक लड़का है, राइट, उसको अगर किडनी चाहिए, अगर वो फादर से ले रहा है देन काफी लेस लाइकली चांस है कि वहां पे कोई इशू आएगा. राइट, अगर वो किसी और पर्सन से ले रहा है जो कोई डिस्टेंस, कोई रिलेशन जिसका कोई है नहीं, then there is a likely chance that the immune system will attack the kidney and the kidney will get damaged और वो life threatening condition वहां पे आपकी हो सकती है. जनरली अगर कंपैटिबिलिटी अगर आपकी मैच ना हो रही हो तो डॉक्टर अपना प्रोसीजर आगे बढ़ाता ही नहीं है. डॉक्टर अपना ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसीजर वहां पे आपका आगे बढ़ाएगा ही नहीं. ठीक है, अब आप ये चीज याद रखना, या आप मुझे ये चीज बता सकते हो कि अगर मैं कोई दूर के रिश्तेदार की किडनी अगर मैं लगाना चाहता हूँ किसी पेशेंट के अंदर, तो एक तरीका है मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ. आप मुझे बताइए वो तरीका यहाँ पे क्या हो सकता है? व्हाट इज द वे थ्रू व्हिच आई कैन डू द ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुली? रेज योर हैंड टू आंसर दिस क्वेश्चन. पहले समझो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है मेरा, कि मैं किडनी को ट्रांसप्लांट करना चाहता हूँ और देयर इज अ किडनी विद मी, बट वो रिलेशन उसका कुछ है नहीं ज्यादा उस पेशेंट का उसके साथ, उस किडनी के साथ, ना उस डोनर के साथ. बट एक तरीका है जिसके थ्रू मैं ये ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुली करा सकता हूँ. सब कुछ लोगों ने हैंड रेज किया. अश्वानी बताइए क्या होगा इसका आंसर? हीमोडायलिसिस. नहीं, हीमोडायलिसिस तो उसमें तो आप ट्रांसप्लांटेशन की बात ही नहीं करते, उसमें तो आप ऐसी ब्लड को फिल्टर कर रहे होते हो, वो तो नहीं होगा. एनीथिंग एल्स? ऐसा सबने हाथ नीचे कर दिया, हीमोडायलिसिस नहीं है तो एनीथिंग एल्स? एक और तरीका होता है, सोचो क्या किया जा सकता है. आई होप सबको क्वेश्चन यहाँ पे समझ आ रहा है. हाँ जी गणेश बताइए. रेनल ट्रांसपीरेशन. रेनल व्हाट? रेनल ट्रांसपीरेशन.
नहीं, that has nothing to do with the transplantation of kidney over here. Anything else? बताइए हिम्मत सिंह। बोलिए। एंटीबॉडीज को किल करने के लिए कोई वैक्सीन? हाँ, तो क्या डालेंगे हम उसके अंदर? वो टर्म आप जानते हो, ये टर्म आप पहले भी सुन चुके हो, आप कुछ यूज कर सकते हो वहां पे जिसके थ्रू आपके इम्यून सिस्टम को आप सप्रेस कर सकते हो। तो हम क्या यूज कर सकते हैं वहां पे? बताइए पुनीत। immunosuppressive drugs. Right, you can use your immunosuppressive drug. So you can use the immunosuppressive drug over here. So जब आप immunosuppressive drugs को आप यहाँ पे use करोगे, so because of that, what you can do, you can actually avoid the activity of your immune system. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये होगी कि इस पेशेंट को फिर ये ड्रग्स थ्रू आउट द लाइफ लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब अगर कोई पेशेंट इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहा है थ्रू आउट द लाइफ, तो उससे क्या दिक्कत आ सकती है? बताइए अभिषेक, क्या दिक्कत आएगी वहां पे? सर कोई भी फॉर्गन बॉडी आपके बॉडी को डैमेज कर सकती है सर। राइट, द पर्सन विल ऑलवेज हैव अ कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम। पेशेंट के अंदर, पर्सन के अंदर हमेशा आपको कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम में आपको वहां पे मिलेगा। सो यस, ये चीज की जा सकती है, बट आपको वहां पे फिर कॉन्सिक्वेंसेस आपको वहां पे झेलने पड़ेंगे। बट यार दैट कैन बी डन ओवर हियर। तो ये चीज रखना, यू कैन यूज अ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, नाउ लेट मी शो यू दिस पिक्चर। अब इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखना। इस पिक्चर को अगर आप समझ गए सही तरीके से, देन काफी चीजें आप आराम से कल के क्लास में समझ पाओगे। राइट, ये जो पिक्चर है ना यहाँ पे, दिस पिक्चर इज ऑफ माई कंप्लीट मसल। ये मेरा यहाँ पे पूरा मेरा यहाँ पे मसल है। So this is my muscle. ये है मेरा यहाँ पे मसल। राइट, ये मेरा पूरा कंप्लीट मसल मेरा यहाँ पे बना के रखा हुआ है। राइट, सो ऐसा होना कि मैंने अपने आर्म में से एक मसल निकाल के बाहर रखा हुआ है। दैट्स अ कंप्लीट मसल। अब एक सिंगल मसल के अंदर आपको मिलेंगे कई सारे मसल बंडल। एक सिंगल मसल के अंदर आपको मिलते हैं यहाँ पे कई सारे मसल बंडल, जिसे हम कहते हैं फैसिकल्स। हम इवन टर्म यूज करते हैं फैसिकल। फैसिकल भी आप टर्म यूज कर सकते हो, या फिर आप टर्म यूज कर सकते हो यहाँ पे एज अ मसल बंडल। तो मैं आपको यहाँ पे इस पिक्चर में यहाँ पे समझाता हूँ आपको। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस समवेयर ओवर हियर। सी, अज्यूम दैट ये मेरा एक बड़ा सा मसल मैंने बाहर निकाला। ठीक है, और इसके अंदर मुझे मिलेंगे कई सारे मेरे मसल बंडल। इसके अंदर होंगे मेरे काफी ज्यादा, कई सारे अमाउंट में मेरे यहाँ पे मसल बंडल। So these are called as my fascicles. या आप इवन इन्हें कह सकते हो एज अ मसल बंडल। तो आप देख सकते हो कि एक सिंगल मसल के अंदर आपको कई सारे मसल बंडल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन मसल बंडल को बाहर निकालता हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, इन मसल बंडल को खींच के मैं बाहर निकालता हूँ। सो अज्यूम करो कि मैंने यहाँ पे एक मसल बंडल को मैंने यहाँ पे बाहर निकाला। सब टेकन आउट, बना दो मसल बंडल। तो मसल बंडल के अंदर मुझे मिलेंगे कई सारे मसल फाइबर। तो जब मैं मसल बंडल को खींच के बाहर निकाल रहा हूँ उसके अंदर से, सो आई विल गेट टू सी प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मसल फाइबर। तो उसके अंदर मुझे मिलेंगे यहाँ पे कई सारे मसल फाइबर यहाँ पे। So I have just taken out my muscle bundle over here. मैंने मसल बंडल को यहाँ पे बाहर निकाला, और उसके अंदर जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज गोइंग टू बी ऑल स्ट्रक्चर्स ओवर हियर आर माय मसल फाइबर। अब मसल फाइबर अगर आपके सामने कोई टर्म यूज कर रहा है, सो मसल फाइबर एंड मसल सेल आर द सेम थिंग। मसल फाइबर इज एक्चुअली अ मसल सेल। ठीक है, तो मसल फाइबर जो आपने यहाँ पे बना के रखा हुआ मैंने यहाँ पे, दैट इज नथिंग बट माय मसल सेल। इसको आप इवन मसल सेल भी आप कह सकते हो। तो याद रखना, एक बंडल के अंदर आपको कई सारे मसल सेल मिलेंगे, या मैं कह सकता हूँ मुझे कई सारे मसल फाइबर्स मुझे मिलेंगे वहां पे देखने के लिए। अब वही चीज आप इस पिक्चर में यहाँ पे देखो। यहाँ पे आपके सामने बड़ा सा मसल है, मसल में कई सारे लगे मैंने यहाँ पे मसल बंडल, जिसे हम फेसिकल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, मैंने फेसिकल को एक बाहर निकाला, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, उन लोगों ने यहाँ पे बाहर निकाल के रखा है। दे हैव टेकन आउट वन ऑफ द मसल बंडल और फेसिकल ओवर हियर। और फिर उन्होंने अंदर देखा, तो अंदर आपको क्या मिलेंगे, कई सारे मसल फाइबर्स आपको वहां पे लगे हुए आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। सो दीज आर ऑल माय मसल फाइबर्स। ये मेरा एक मसल फाइबर है, ये मेरा मसल फाइबर है। ठीक है, एंड मसल फाइबर इज नथिंग बट माय मसल सेल।
तो अगर आपसे कोई कहता है कि मुझे मसल सेल देखना है, तो आप एक मसल फाइबर निकाल के उसके हाथ में आप रख दो। जैसे आपने मसल फाइबर निकाल के उसके हाथ में रख दिया, आपने उसके हाथ में मसल सेल आपने अपना दे दिया, राइट। तो ये बात समझो कि एक बड़े से मसल के अंदर, एक मसल के अंदर पहले आपको मिलता है मसल बंडल, और मसल बंडल के अंदर यू विल गेट टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ मसल फाइबर्स या मसल सेल आपको वहां पे देखने के लिए आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो पहले ये बताओ, क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। यस सर। आ रही है सर। आ ठीक रही है। है सर। So you will get to see कि you will get to find over here a large number of my muscle cell या muscle fiber मुझे यहाँ पे देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल जाता है। So I'll get to see a large number of muscle cell और muscle fiber will be seen over here। तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, चलो मैंने इनको यहाँ पे बाहर निकाला। Now let's see, मैं इनको यहाँ पे आप बाहर निकाल दो तो इसके अंदर भी मुझे कुछ मिलेगा, बट उसके पहले एक चीज हम यहाँ पे समझते हैं। ये है मेरा मसल फाइबर या मसल सेल। तो अगर मैं बोलूं कि एक सेल है, अब एक बात बताओ, let me write it down over here। जब हम कहते हैं एक नॉर्मल सेल की, जब हम बात करते हैं एक नॉर्मल सेल की हम बात करें, तो समझे कि ये मेरा नॉर्मल सेल है। तो एक नॉर्मल सेल में आपको क्या मिलता है? आपको न्यूक्लियस मिल जाता है सेल के अंदर, राइट। आपकी मेम्ब्रेन आपको मिल जाती है। जो मेम्ब्रेन होती है एक नॉर्मल सेल की, एक सेल की अगर मैं मेम्ब्रेन की बात करूं तो वो जो मेम्ब्रेन होती है उसका नाम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा में मेम्ब्रेन, राइट। द मेम्ब्रेन इज ओवर हिज कॉल्ड एज माय प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही। उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। तो वैसे ही जो आपको जो मसल सेल है, अज्यूम करते कि मैंने यहाँ पे अपना मसल सेल ड्रॉ कर दिया, अज्यूम दैट ये है मेरे यहाँ पे मसल सेल। तो मसल सेल की भी मेरे यहाँ पे मेम्ब्रेन होगी, एंड द मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल इज कॉल्ड एज माय सार्कोलेमा। मेमोरी ऑफ द मसल सेल, सॉरी, मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल इज कॉल्ड एज माय सार्कोलेमा। ये बात याद रखना। तो यहाँ पे आपकी जो मेम्ब्रेन है, द मेम्ब्रेन आई विल गेट टू सी ऑन द मसल सेल इज कॉल्ड एज माय सार्कोलेमा। ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन जो मुझे मिलेगी यहाँ पे मेरे मसल सेल की, उसका नाम होता है मेरे यहाँ पे सार्कोलेमा। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। सेकेंड चीज, यहाँ पे न्यूक्लियस तो आपको मिलेगा ही, एंड यू नो दैट दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो न्यूक्लियस तो आपको यहाँ पे भर भर के मिल जाएंगे, उसको आप जाने दो। मुझे बताओ एक नॉर्मल सेल के अंदर ये जो फ्री स्पेस आपको मिलता है न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। राइट, दिस इज कॉल्ड एज माय साइटोप्लाज्म। तो मेरा जो सार्कोलेमा यहाँ पे मेरा है, तो इसके अंदर भी जो मुझे यहाँ पे जो फ्री स्पेस मुझे यहाँ पे मिलेगा, दैट कॉल्ड एज माय सार्कोप्लाज्म। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सार्कोप्लाज्म। सर मतलब सबके आगे सार्कोटर्म आ जाएगी? हाँ, सब के आगे नहीं, बट कुछ के आगे। मेनी ऑफ द ऑर्गेनल्स विल हैव द, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के आगे माइटोकॉन्ड्रिया ही रहेगा। इट्स लाइक सार्को माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ ऐसा नहीं बनेगा, राइट। तो सबके अंदर नहीं, बट कुछ के अंदर आपको यहाँ पे लग जाएगा। सो हियर यू विल गेट टू हैव अ सार्कोप्लाज्म, दैट्स अ फ्री स्पेस ओवर देयर, राइट। फिर अगर आपको याद हो तो हमारे पास पता है एक रेटिकुलम हुआ करते थे नॉर्मल सेल के अंदर। एक होता था आरईआर, एक होता था एससीआर, राइट। सो आरईआर एंड एससीआर। तो यहाँ पे भी आपको जो एससीआर मिलता है, आरईआर तो जाने दो, यहाँ पे आपको जो एससीआर मिलता है उसका नाम यहाँ पे आपका होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो यहाँ पे जो आपको एससीआर मिलेगा उसका नाम यहाँ पे होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। This is actually a one type of SCR in the muscle. This is actually a type of SER in muscle. तो मसल सेल में जो आपको SCR यहाँ पे मिलेगा उसका नाम आपका यहाँ पे होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अब बात ये कि ये मेरा रेटिकुलम यहाँ पे कर क्या रहा है, व्हाट इज इट नोन फॉर। तो आपको ये क्लियरली अभी से याद रखना है, इट इज नोन फॉर द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन। इट इज नोन फॉर द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन। सो कैल्शियम आयंस का स्टोरेज यहाँ पे आपका किया जाता है। सो स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस कैन बी सीन हैपनिंग इनसाइड द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो कि मेम्ब्रेन जो मेरी यहाँ पे है उसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ सार्कोप्लाज्मा। जो मेरा अंदर का जो मेरा यहाँ पे स्पेस है, दैट स्पेस ओवर हियर इज कॉल्ड माय सार्कोप्लाज्म, राइट। और जो मेरा यहाँ पे मिलेगा, मेरा यहाँ पे ईआर जो एससीआर मुझे यहाँ पे मिलता है, दैट एससीआर इज कॉल्ड एज माय सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और याद रखना इसका काम होता है स्टोरेज करना कैल्शियम आयंस। इट इज नोन फॉर द स्टोरेज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयंस, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। बताइए अश्वानी, बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए।
सर सार्कोप्लाज्म के बाद रिपीट करना है एक बार। सार्कोप्लाज्मिक के बाद क्या? सार्कोप्लाज्मिक क्या बेटा? क्या क्या? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्म सर, सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म बेटा कुछ नहीं बेटा, ये तो फ्री स्पेस जो होती है ना अंदर, उसे हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म। ठीक है, अब आपका जो सेल है, सेल के अंदर आपका एससीआर भी होगा, रेटिकुलम भी होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा आपका मसल के अंदर। दिस इज माय मसल सेल, ये है मेरा मसल सेल, जिसको मैं इवन कह सकता हूं मसल फाइबर। दिस इज माय मसल सेल। ठीक है, अब ये मसल सेल के अंदर जो मुझे एससीआर मिलेगा, जो मुझे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मुझे यहाँ पे मिलता है, उसका नाम क्या होता है यहाँ पे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात ये कि ये करता क्या है, इसका काम यहाँ पे होता है आपका स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस, दैट इज व्हाट इट इज नोन फॉर। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज व्हाट यू विल गेट टू सी इन दिस। इसके अलावा आपको मिलेंगे मसल सेल के अंदर एक बहुत ज्यादा अमाउंट में आपके माइटोकॉन्ड्रिया। along with this you will find a large number of mitochondria will be seen। तो ये बात भी रखना, you will have a huge amount of mitochondria can be seen in the muscle। so mitochondria का अमाउंट यहाँ पे आपका काफी ज्यादा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। so you will have a huge amount of mitochondria can be seen over there। और ये सेंस भी करता है, मसल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होना जरूरी है, बिकॉज मसल्स विल अंडरटेक द एटीपी फॉर्मेशन। आप जो मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे हो, या अगर आप बैठे हुए हो भी, इवन जब आप बैठे हुए होते हो तो आपके बैक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप बैठे हुए हो तभी भी आपके बैक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी गर्दन सीधी रखिए, आपके नेक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये सब करने के लिए आपको एटीपी चाहिए होता है, और वो एटीपी बनाने के लिए आपका माइटोकॉन्ड्रिया आपका हमेशा कॉन्स्टेंट सप्लाई करता रहेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट मसल सेल के अंदर आपको हमेशा ज्यादा मिलेगा। will always have their number is going to be much more higher in the mitochondria in the muscle cell। तो क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? क्लियर है सर। बाकी बच्चों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इतनी बात पे Yes, समझ आ रही है नहीं आ रही? यस सर। That's it। Yes, sir। Okay, I hope it's clear to all of you। and if you don't have any clearance then पूछो, बैठे मत रहो, don't sit in the class कि सुन लेंगे तो आज नहीं तो कल समझ आ जाएगा, अटेंडेंस लगाने हम लोग बैठे हुए हैं, नहीं आ रहा समझो तो पूछ लो यहाँ पे, राइट? सर अरे आप वरुण 2 मिनट रुक जाओ, वरुण 2 मिनट रुक जाओ, आई एम टॉकिंग टू लाइक अदर स्टूडेंट्स एज वेल, राइट? बाकी बच्चों को मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही देन पूछ लो, डोंट सिट देयर आइडियली थिंकिंग दैट कोई बात नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बाद में सीख लेंगे। अगर समझ नहीं आ रहा देन प्लीज गो एंड आस्क अ क्वेश्चन, राइट? वैसे ही बैठे बैठे समझ नहीं आएगा, अगर कोई चीज क्लियर नहीं है देन पूछ लो यहाँ पे, राइट? डोंट जस्ट सिट देयर लाइक हाँ भाई आके बस बैठ गए। किशोर समझ आ रहा है नहीं आ रहा? रिपीट कर दो एक बार। इमोजी भेजने में ही अपना टाइम वेस्ट करना है पूरा एकेडमिक ईयर। आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो पहले, और क्या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो बताओ सर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बात क्या तो इतना पुश करना पड़ता है तब जाके तुम बताओगे कि आ रहा है नहीं आ रहा। सो व्हेन यू विल गेट टू सी, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे लिखा हमने देखो आप जानते हो ना कि आपके नॉर्मल सेल के अंदर यू विल हैव समथिंग लाइक माय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको मिलेगा वहां पे देखने के लिए। So we'll have a SCR, क्या होता है आपका? That's my smooth endoplasmic reticulum। We will get to see in the normal cell। normal cell में आपको वैसे भी आपको ये देखने के लिए आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद what you have to know over here is कि आपके जो SCR यहाँ पे होता है ना, जनरली आपको सेल में जो मिलता है उसे हम कहते हैं स्मूथ ER। आपको जो मसल सेल में आपको जो SCR मिलेगा उसका एक अलग नाम होता है, क्या नाम होता है आपका यहाँ पे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका जो मेन काम यहाँ पे रहेगा, इसके मल्टीपल काम होते हैं, बट इसका जो मेन काम यहाँ पे रहता है दैट इज माय स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस, दैट इज माय स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस। सो दैट इज व्हाट SCR इज नोन फॉर, ठीक है? तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट? उसके साथ साथ आपको याद रखना है क्या मसल सेल है मेरा यहाँ पे, तो मसल सेल विल हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इट विल हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ओवर हियर, सो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ओवर हियर इज गोइंग टू बी वेरी हाई। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट आपके यहाँ पे काफी ज्यादा होगा, बिकॉज यू नीड टू हैव माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द एटीपी फॉर्मेशन। सो दैट इज व्हाई इसका अमाउंट भी आपको यहाँ पे काफी ज्यादा मिलेगा। तो इन मसल फाइबर जो हमने यहाँ पे दिखाए हुए हैं ना आप सबको यहाँ पे, दे विल हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी सीन। सो माइटोकॉन्ड्रिया का भी अमाउंट यहाँ पे आपका ज्यादा रहेगा, ठीक है? सो दैट इज ऑल्सो समथिंग शुड बी वेरी मच क्लियर विद। तो ये चीज आपको यहाँ पे आ रही है, दिस इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग इन माय मसल सेल। अब किशोर समझ आ रहा है ये जो मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे? यस सर। So this is something you have to know। तो ये चीज आपको यहाँ पे आ रही है, this is what you have to remember in this in some of the muscle cell। अब इन सब के अलावा एक और बात यहाँ पे याद रखना,
आपके जो मसल सेल्स होते हैं, देयर विल बी अ प्रेजेंस ऑफ अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। मसल सेल्स के अंदर आपको एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट आपको यहाँ पे मिलता है, and that pigment over here is called as let me write it down somewhere over here. That pigment over here is called as myoglobin. Myoglobin. So myoglobin is going to be your respiratory pigment जो आपको मसल्स में मिलेगा, ये बात याद रखना. That is my respiratory pigment. और ये जो आपके यहाँ पे पिगमेंट होता है, इसका काम पता है क्या होता है? इट इज गोइंग टू स्टोर द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. इसका काम होगा टू स्टोर द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को यहाँ पे वैसे भी आपका स्टोर करेगा. तो याद रखना, मायोग्लोबिन इज द वन विच इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट यू विल फाइंड इन द मसल सेल. इसका काम होता है आपके ऑक्सीजन को पकड़ के रखना. सो आपका जो हीमोग्लोबिन होता है, और सिंगल हीमोग्लोबिन इज गोइंग टू कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, राइट. मायोग्लोबिन आपका कैरी करता है आपका यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. तो आपका एक मायोग्लोबिन पकड़ के रखेगा आपके सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को. अब क्वेश्चन आता है कि ये क्यों पकड़ के रखा है इसने ऑक्सीजन को? तो जब आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराते हो, तो याद रखना वो टाइम पे आपको ऑक्सीजन चाहिए होगा, तभी आप कर पाओगे आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, तभी आप कर सकते हो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन. सो दैट्स व्हाई यू विल हैव अ मायोग्लोबिन. तो आपको इसके अंदर मायोग्लोबिन मिलेगा. सो विल हैव अ मायोग्लोबिन और वो अपना ऑक्सीजन वहां पे रिलीज करेगा. सो अज्यूम दैट कि ये है मेरा यहाँ पे मायोग्लोबिन एंड इट विल हैव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वहां पे लगा हुआ है. इट विल हैव द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल व्हिच विल अटैच ओवर देयर. अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखना कि आपका जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे है, एक बार आपने इसे यूज कर लिया, तो वहां पे दूसरा ऑक्सीजन आके बैठ जाएगा. ठीक है. तो जैसे आप यहाँ से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आप रिलीज करते हो, तो उसे यूज करोगे आप इन द क्रेब्स साइकिल, इन द ईटीसी विल बी यूजिंग दैट. वो आपने यहाँ पे यूज कर लिया, तो आपका दूसरा ऑक्सीजन वहां पे आके आपका बैठ जाएगा. तो याद रखना, मायोग्लोबिन आर माई रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच आई विल फाइंड इन माई मसल्स. ये आपको मसल्स में देखने के लिए आपको मिलते हैं, एंड दे आर गोइंग टू होल्ड ऑन टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. और ये भी याद रखना कि एक सिंगल मायोग्लोबिन सिंगल ऑक्सीजन को वहां पे पकड़ के रख सकता है. ठीक है. तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस इज समथिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद, राइट. तो ये बात आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए. सो दिस इज व्हाट यू विल फाइंड इन द मायोग्लोबिन. दिस इज माय रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट. इतनी बात आपको मालूम होनी चाहिए. बताइए वरुण, क्या सवाल है आपका? बताइए. सर नहीं है, नहीं सर. क्लियर है? यहाँ तक समझ आ रहा है? आ रहा है सर. That is something should be clear to you. तो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली. So these are the things we have to do, and we were supposed to do some questions, but we couldn't right now. चलो कोई बात नहीं. People who are interested, they can solve these questions. Like let's wait for 5 more minutes. कोई बात नहीं. And let's have a look at these questions. Question number 14. Which of the following causes an increase in the sodium reabsorption in the distal convoluted tubule? इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा in terms of question number 14? Take your time. Take your 30 seconds, and then give me the answer over here. देख लीजिए ध्यान से and then raise your hand. Question number 14. Which of the following causes an increase in the sodium reabsorption in the DCT? बताइए अंजू, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन 1. All right. Okay. अक्षर, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन 1. पुनीत, आपको क्या लग रहा है? बी. And वरुण, आपको क्या लग रहा है? सर ए है. समृति वर्मा. सर ए. इंक्रीज इन एल्डोस्टेरोन लेवल. यस. अगर आपका एल्डोस्टेरोन का लेवल ज्यादा रहेगा, तो इसकी वजह से आप डीसीटी में से आपका सोडियम का रिएब्जॉर्प्शन आप कर पाओगे. सो एल्डोस्टेरोन इज द वन जो आपका डीसीटी में जाके आपका सोडियम का रिएब्जॉर्प्शन वहां पे कराएगा. सो यस, ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन ए मेरा बनता है यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 14. सो अगेन याद रखना, एल्डोस्टेरोन कहाँ जाके काम कर रहा है, क्या कर रहा है, यू शुड नो ऑल दोस थिंग्स. ठीक है. सो नॉट योर बी, इट्स गोइंग टू बी योर ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 13. ये भी आप कर सकते हो. ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक बिकॉज. ह्यूमन यूरिन आपका एसिडिक यहाँ पे क्यों होता है? क्वेश्चन को, स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़िए एंड यू कैन आंसर दिस. बहुत डिफिकल्ट ये क्वेश्चन है नहीं, थोड़ा सा सोचोगे तो आपका आंसर निकल आएगा. सर बताओ. बताओ वरुण, बताओ, बोलो. सर ऑप्शन 4 होगा. अंशिका बताइए. सर ऑप्शन 2. Oh, second. All right.
समृद्धि वर्मा बताइए। सर सी। अक्षरा आपको क्या लग रहा है? सर सी। हिम्मत सिंह आपको क्या लग रहा है? सर डी। ठीक है, डी ऑप्शन आपके यहाँ पे सही नहीं होगा। डी ऑप्शन आपके यहाँ पे सही इसलिए नहीं होता है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सोडियम ट्रांसपोर्टर एक्सचेंजेस 1 हाइड्रोजन फॉर ईच सोडियम आयन। देखो, अगर सोडियम ट्रांसपोर्टर लिखा हुआ है तो वो हाइड्रोजन को कभी आपका एक्सचेंज करेगा नहीं, राइट? वो सोडियम को ही वहां पे ट्रांसपोर्ट कराएगा। तो ये स्टेटमेंट तो आपका वैसे ही रॉन्ग है। सो दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट ओवर हियर। आपका ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन आयन आर एक्टिवली सिक्रेटेड इन द फिल्ट्रेट। आपके हाइड्रोजन आयंस को आप एक्टिवली सिक्रीट करते हो आपके फिल्ट्रेट के अंदर। ये सिक्रेशन आप कर रहे होते हो आपका एज अ ट्यूबुलर सिक्रेशन, दैट इज डन इन पीसीटी एज वेल, दैट इज डन इन द डीसीटी एज वेल। और जब आप ये सिक्रेशन आप वहां पे कर रहे होते हो तो उसकी वजह से आपका फिल्ट्रेट आपका यहाँ पे एसिडिक हो जाता है। सो अल्टीमेटली आपकी यूरिन आपकी एसिडिक बन जाएगी। तो ऑप्शन सी बनेगा मेरे यहाँ पे करेक्ट आंसर। बाकी सारे आपके यहाँ पे अनकरेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बन जाते हैं। सोडियम के यहाँ पे कोई रिलेशन आपके यहाँ पे बनेगा नहीं। सो यस, ऑप्शन सी ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का नहीं है, ऑफ दिस इज नॉट ऑफ योर चैप्टर यूरिन फॉर्मेशन, बट यू कैन स्टिल आंसर दिस क्वेश्चन। कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर दिस। मतलब रेज योर हैंड टू आंसर दिस। बताइए किशोर, क्या होगा इसका आंसर? बोलिए। सर सेकंड। सेकंड, ऑलराइट। अक्षर आपको क्या लग रहा है? सर थर्ड। ओके, अंजू आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन थर्ड। वरुण? सर तीसरा है। पुनीत? ऑप्शन फर्स्ट। कोई रह गया क्या? अभिषेक बताइए, आप भी बता दीजिए अपना आंसर, बोलिए। सर ऑप्शन 3 है सर। ऑप्शन 3 है। दिस इटसेल्फ टेल्स मी दैट कितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप एक बात बताओ, स्टेटमेंट ई को आप यहाँ पे देखो। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? बिकॉज आपका क्रॉसिंग होता है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स लिखा हुआ है, दैट इज व्हाई ये स्टेटमेंट मेरा हो गया यहाँ पे रॉन्ग। और मोस्ट ऑफ यू हैव गॉन फॉर ऑप्शन 3, तो आप सबका यहाँ पे हो गया गलत। मेरी बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे क्या आपने गलत किया? इट Yes, हैज sir. टू बी बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में आपके यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा। आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ इन लोगों ने सिस्टर क्रोमैटिड्स, तो ये आपको वैसे ही गलत हो गया। सो ऑल ऑफ यू हैव गॉट दिस आंसर रॉन्ग। सो जिन्होंने भी यहाँ पे 3 किया था उनका 4 मार्क गया। जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था उसमें से आपके यहाँ पे 4 मार्क जा चुका है। अब बाकी यहाँ पे देखो स्टेटमेंट्स, हैव लुक एट द अदर स्टेटमेंट्स ओवर हियर। स्टेटमेंट ए, टेट्राड फॉर्मेशन सीन इन ड्यूरिंग द लिपिडिन स्टेज। अब मुझे बताओ, ये टेट्राड फॉर्मेशन कौन से स्टेज पे होता है? ज़ाइगोटीन। जाइगोटीन स्टेज में। बिल्कुल सही। तो ये तो मेरा रॉन्ग हो गया यहाँ पे, दिस इज रॉन्ग, राइट? तो जो लोग बी कह रहे थे उनका भी आंसर यहाँ पे गलत है। स्टेटमेंट बी, ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमेर स्प्लिट्स एंड क्रोमैटिड सेपरेट। ये बात आपकी यहाँ पे है सही, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। देन टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पैकेटिंग स्टेज। ये सही या गलत है? गलत है सर। गलत है सर। बिल्कुल गलत है। आपका टर्मिनलाइजेशन फिर कब होता है? डायकाइनेसिस में। डायकाइनेसिस। You will find I'm having the diakinesis, बिल्कुल सही। And then you have the option D, nucleolus, Golgi complex and ER are reformed during the telophase। क्या ये स्टेटमेंट सही या गलत? सही है राइट सर। है। सही है सर। That's a right statement. So B and D over here becomes my correct statement. बाकी सारे मेरे यहाँ पे गलत है। So option 1 मेरे यहाँ बनेगा as a correct answer। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन था नीट 2023 का। ये ऐसे क्वेश्चन अगर आप सही नहीं कर रहे then you should actually go back and read everything. That is something you'll find. इसमें और भी 1-2 क्वेश्चन होंगे but you can have a look at them later, right? यहाँ तक रखते हैं हम इसे, ठीक है? All right then. So now let's wrap this up. अच्छा, कल का आपका क्लास रहेगा 9 बजे सुबह, 9 से 10:30 हम करेंगे हमारा पेपर सॉल्विंग। So let me just wait a minute.